एईडीओ का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, अब आगे क्या करना है? क्या ये खुशी की बात है या ये बैड न्यूज है? क्या है आखिर ये? भाई कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, जिनकी तैयारी लगभग 60 से 70% हुई थी, उनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है ये एक गुड न्यूज है। बट जो लोग बिल्कुल अपनी तैयारियों को पीक पर पहुंचा चुके थे, सभी मॉक वगैरह डेली दे रहे थे, ठीक है, मैंने यहां से पहले एक स्ट्रेटजी प्लान आपको बताया था। अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटजी प्लान, जिन्होंने पूरे 30 दिन अपनी प्रैक्टिस की हुई थी बहुत अच्छे से, ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाए थे, फुल लेंथ मॉक लगाए थे, उनके लिए थोड़ा सा ये चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए भाई, एग्जाम डेट का पोस्टपोन्ड होना ये डिपेंड करता है काफी सारे कारणों पर। जैसे कि आपका जो बीपीएससी का डीवी का जो है वहां से सिनेरियो फंस रहा था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, जो मुख्य कारण था, केवीएस और एनवीएस के एग्जाम जो थे वो भी 10 से 11 इन्हीं डेट्स में अलाइंड थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और बात आपको बताऊं तो यहाँ पर बिहार के दरोगा का एग्जाम भी आपका अलाइंड था, लगभग लगभग इसी के आसपास कहीं, ठीक है। तो काफी सारे कारण को मिलकर एक कारण बना था, और बाकी जो है हो सकता है शायद ठंड को देखते हुए भी, क्योंकि अभी जो ठंड है पीक पर है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ठंड इज अ इंपॉर्टेंट रीजन ये हो सकते हैं बीपीएससी एईडीओ एग्जाम के पोस्टपोन्ड होने के, क्योंकि जो एग्जाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये चीजें ऑलरेडी अलाइंड थी। इसके बाद जो है आपकी बीपीएससी एईडीओ की एग्जाम डेट आती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तहलका मच जाता है छात्रों के बीच, एस्पायरेंट्स के बीच। तो जिस वजह से हो सकता है सरकार ने यहाँ पर इस एग्जाम को स्थगित कर दिया है। अभी तक कोई नई डेट की कोई चर्चा नहीं है कि क्या नई डेट होगी। क्या एक एक्सपेक्टेड डेट हम बता सकते हैं कि 2 महीने बाद पेपर होगा, 10 दिन बाद पेपर होगा, 15 दिन बाद पेपर होगा? कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब हमें एक्चुअली में करना क्या है? कि हमने जो प्रिपरेशन की वो सभी वेस्ट हो गई? बताइए ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम होगा, डेफिनेटली होगा। बस अब सब्र बनाकर रखना है और अपनी आगे की तैयारियों में जुट जाना है। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, भाई आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए जो भी सिलेबस आपके गठन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था, जो भी आयोग ने आपका सिलेबस निर्धारित किया था, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस आपने अपने सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, चाहे तो वो हिंदी की बात हो चाहे इंग्लिश की बात हो। हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग है, आप सभी जानते हैं। अब जो मेन यहाँ पर मुद्दा बनता है वो बनता है जीके जीएस का और जनरल एप्टीट्यूड का। भाई जीके जीएस में काफी सारे पार्ट्स आपके रहते हैं, जैसे कि करंट अफेयर हो जाएगा, बिहार स्पेशल हो जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आपके जीके जीएस में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू आप जैसे बीपीएससी के जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस छांट करके कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। वैसे तो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, तो आजकल ऐसा है किसी भी एग्जाम में, जैसे कि मान के चलो प्रीवियस ईयर एग्जाम में, मैं यहां से रीजनिंग का एक टॉपिक ले लेती हूं, जैसे कि जहां पर बच्चे फंसते हैं, कैलेंडर और क्लॉक। अब ऐसा हुआ कि बीपीएससी ने एक बार कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ दिया, एक बार क्लॉक का क्वेश्चन पूछ दिया। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को ही सिर्फ टारगेट करके वही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं कि जो पहले पूछे गए थे, तो भाई दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको क्या करना है, जो भी सिलेबस में दिया है उन सभी को पढ़ना है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, है ना, थोड़ा सा उन पे जोर देके पढ़ लो। लेकिन जरूरी नहीं है जो पिछली साल टॉपिक से क्वेश्चन आया है कि डेफिनेटली इस साल भी वही टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है टॉपिक बदल के क्वेश्चन आ जाए, और हो क्या सकता है भाई, डेफिनेटली यही होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि एग्जामिनर जो है सिमिलर पैटर्न पर आपको क्वेश्चन परोसता जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये तो पेपर आउट वाली बात हो जाएगी कि पिछली साल इस टॉपिक से आया था, इस साल भी यही आ जाएगा, है ना। बट उससे क्या होता है, हमें एक एग्जाम का फ्लो पता चल जाता है। अगर हम प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हैं तो वहां से क्या होता है, एक एग्जाम का फ्लो हमें पता होता है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन इन टॉपिक से, इन सेगमेंट से जो है बनते हैं, है ना। जैसे करंट अफेयर में काफी सारे सेगमेंट होते हैं, आपकी अंकिता मैम कवर कराती है ना, तो वहां से आप जो है कवर कर सकते हैं। बिहार स्पेशल में आपके जो है आदित्य सर कवर कराते हैं। इसके साथ साथ रीजनिंग में आपके लिए लेकर आती है आयुषी मैम, मैथ्स लेकर आती हैं, कवर कराती हैं वहां पर, ठीक है। तो ये सभी चीजें, तो सबसे पहला काम क्या है, अब अगर आपके पास जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ, उन एस्पायरेंट्स की बात कर रही हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर
अब आपको एक दूसरा मौका मिल चुका है, ऐसा मानकर चलिए, क्योंकि समय जो है अभी तो आपके पास बहुत कम बचा था, लगभग 10 दिन। अगर आज से काउंट करते हम लोग, चलो 29 को जो है 29 ऑफ दिसंबर को ये नोटिस आया था, लेकिन अगर हम 30 दिसंबर से कवर करते हैं तो लगभग लगभग 10 से 11 दिन, चलो 12 दिन मान लो, 12 दिन काहे को मानना है, 10 को तो पेपर ही था आपका, तो 10 से 11 दिन आपके लिए बच रहे थे। और 10 से 11 दिन में अब आप सिलेबस कवर करें, आप यहाँ पर एमसीक्यूज लगाएं, या फिर आप फुल एंड टेस्ट सीरीज लगाएं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और भाई जिनने तो सिलेबस कवर नहीं किया उनके तो बिल्कुल ही सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा था। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये है कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म करने की कोशिश करें। मैं आपको ऑलरेडी एक टाइम टेबल अपनी प्रीवियस जो स्ट्रेटेजी वीडियोस थी उनमें दे चुकी हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि किस किस तरीके से क्या रूटीन बना के हमें पढ़ाई करना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद, और साथ ही साथ मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, आपका कंप्लीट नहीं हुआ बट आपका 50 to 60% सिलेबस भी कंप्लीट है, तो आपने क्या करना है, आपको एक मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देना है। कोई भी बढ़िया सी बुक उठाओ, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल रहती हैं, या तो आज मैं अगर बात करूं तो आजकल काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हमारे जो स्टडी आईक्यू है वहां से भी बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई गई थी एईडीओ एग्जाम के लिए। तो काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज, काफ़ी सारी बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक बुक पकड़ो। अब ऐसा नहीं है एक बुक पकड़ी, उसको आधा पढ़ा, मन भटकने लगा, दूसरे टीचर ने कोई दूसरी बढ़िया सी बुक बता दी, उसको लेकर आ गए, उसको पढ़ने लगे। अगर आपने एक बुक से शुरुआत कर दी है तो आपको शुरू से लेकर अंत तक उसको पहले खत्म करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। 60 to 70% भी सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है तो आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने शुरू कर देने हैं। ठीक है, चलिए जीके जीएस में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको उसको एक क्विक रिवीजन देना है, जल्दी जल्दी से क्विक रिवाइज करना है, देन उसकी मिक्स्ड प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। सबसे ज्यादा आके गाड़ी जो फंसेगी मैथ्स रीजनिंग पर फंसेगी, है ना, मैथ्स और रीजनिंग पर गाड़ी फंसेगी यहाँ पर, क्योंकि अगर जो बिहार एसएससी के बच्चे हैं, ठीक है, बिहार एसएससी के जो बच्चे हैं वो लोग तो यहाँ पर गाड़ी खींच लेंगे अपनी, बट अगर मैं बात करूं बीपीएससी वाले बच्चों की, अगर मैं बीपीएससी वाले बच्चों की बात करूं तो वहां यहाँ ये इस पार्ट में मैथ्स और रीजनिंग पार्ट में जो है थोड़ी सी उनकी गाड़ी अटक सकती है। मैं ये नहीं कह रही डेफिनेटली अटकेगी, बट अटक सकती है किसी किसी की। जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले फिर भी काफ़ी हद तक जो है अपनी गाड़ी खींच देते हैं, क्योंकि कॉमर्स में अगर मैं बात करूँ काफ़ी सारे मैथ्स के सब्जेक्ट जो है इंक्लूड रहते हैं अकाउंट में, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी कॉमर्स में पढ़ के आए हुए होते हैं, है ना। तो दिक्कत कैसे होती है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को। तो अब एक और बेहतरीन मौका मिल चुका है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो देखो, एक तो मैं बात करूंगी रीजनिंग काफी स्कोरिंग होता है, अपेक्षाकृत मैथ अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इजी भी होता है और स्कोरिंग भी होता है। यहाँ पर आप लोग इजीली स्कोर जो है अपना बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं मान के चलूं 50 नंबर की रीजनिंग आ रही है, तो अब अपनी प्रैक्टिस को, अब अपनी स्टडी को उस लेवल पर ले जाइए कि 50 में से कम से कम तुम 45 क्वेश्चन तो सही करके आओ। वैसे तो मैं 50 में से 50 की बात कहती हूँ, बट स्टिल कम से कम तुम 45 क्वेश्चन सही करके आओ रीजनिंग की। अब अपनी तैयारी उस लेवल पर कर दो। अब ये तैयारी करनी कैसे है, सबसे पहले रीजनिंग का जो भी सिलेबस है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर आपकी लॉजिकल रीजनिंग, देखो लॉजिकल रीजनिंग होल रीजनिंग के पार्ट को बोलते हैं, तो यहाँ आपकी वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग, ये 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगी। तीनों ही पार्ट को आपको कवर करना है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपने सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किया। ओके, रीजनिंग में जैसे कि 3-4 टॉपिक्स हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन। ये चारों टॉपिक्स जो हैं आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उस एक टॉपिक के बेस पर आप उन चारों टॉपिक को जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं नंबर सीरीज, नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर एनालॉजी, सिमिलर सेट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन 5 टॉपिक्स को आप एक टॉपिक पढ़ने के साथ साथ क्रैक कर सकते हैं। जैसे आपने नंबर सीरीज सीख लिया, आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख लिया, वहां से आपने तरह तरह के जो है ट्रिक लगाने सीख लिए कि मैथ्स में जो है क्वेश्चन इस ट्रिक से बन सकता है, स्क्वायर से बन सकता है, प्राइम नंबर में रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में क्वेश्चन प्राइम नंबर से, स्क्वायर से, क्यूब से, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऐसे ऐसे करके काफी सारे लॉजिक्स बन सकते हैं। तो एक बार आपके दिमाग में
लॉजिक बनना शुरू हो जाएंगे। भाई एक और इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें हमने छोड़ा, वो है मिसिंग नंबर। तो जब आपके दिमाग में ये सारे लॉजिक्स क्रिएट होने लग जाएंगे तो ये 4 से 5 टॉपिक आप नंबर्स वाले कवर कर लोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की अगर मैं बात करूं, इसके साथ साथ जो आपका ऑर्डर टेस्ट होता है, ऑर्डर या रैंकिंग की बात करूं, ये कहीं ना कहीं पजल फॉर्मेट में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो इन एक टॉपिक को पढ़ने पर ये 3-4 टॉपिक आपके कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, ब्लड रिलेशन। तो ऐसे ऐसे करके आपको बंच बनाने हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम एक साथ कवर कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हमें पर्टिकुलर लेकर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। देखो सिलेबस तो हर कोई अब कंप्लीट करता ही है अपना और कर ही लेगा, बट जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्या पता अगले महीने एग्जाम रख दे, क्या पता 2 महीने बाद, क्या पता 3 महीने बाद। वैसे तो अभी काफी सारे एग्जाम्स आपके अलाइंड हैं, तो हो सकता है 2 से 3 महीने बाद ही अब आपकी एग्जाम डेट रखी जाए, ठीक है। तो अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए कि अब आपको सारे टॉपिक्स को, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन सभी सब्जेक्ट का सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट हो। सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ आपको पहले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसकी प्रैक्टिस की, उससे रिलेटेड जितने भी PYQ से या जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे कि अब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको लगाया। देन जब आपके 60 to 70% जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में जब आप बिल्कुल पारंगत हो जाए, तब आपको एक प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगानी शुरू कर देनी है। डेली की एक प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, मतलब ये सिनेरियो बना लो, अब से डेली 2 घंटा मैथ्स को, 2 घंटा रीजनिंग को, और बाकी 1.5 घंटा जो है आपके जो जीके जीएस वाले सब्जेक्ट है उसमें से 1 घंटा करंट अफेयर दे दो, और 1.5 घंटे का स्लॉट फिक्स कर दो। एक दिन हिस्ट्री पॉलिटी कर लो, एक दिन इकोनॉमी और बिहार स्पेशल कर लो। ऐसे डेज अपने डिसाइड कर लो कि इस दिन में मुझे ये 2 सब्जेक्ट जीएस से उठाने हैं, फिर अगले दिन फिर 2 उठा लो नए, अगले दिन फिर 2 नए उठा लो। ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट डेज का एक सिनेरियो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में जब आप अच्छा स्कोर करने लगेंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब लगभग जो आपका ओवरऑल एग्जाम है उसका 80% स्कोर तक अगर आप ला पा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन असली जंग फिर इसके बाद शुरू होती है, जो 10% और होते हैं इसके बाद, वहां पर आपकी असली जंग होनी शुरू होती है, क्योंकि वही 10-15 नंबर का खेल होता है जहां से मेरिट अप डाउन हो जाती है ना। तो यहां से फिर आपको फिर मेहनत करनी शुरू करनी है कि आपका वीक एरिया क्या है। यहां से मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट से और टेस्ट सीरीज से आपको क्या पहचानना है कि आपका वीक एरिया क्या है, वीक पॉइंट कहां है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप अटक रहे हैं। रीजनिंग की अगर बात करूं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या तो ऐसे कौन से टॉपिक है जिनका आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है। तो वो सभी चीजें फाइंड आउट करनी है। उनके लिए एक अपनी कमजोरियों की भी नोटबुक बनानी है, डायरी बना लेनी है, उसमें नोट करना है कि फलाने टॉपिक का ये वाला जो है पार्ट या फिर ये वाला जो है टाइप हमने नहीं पढ़ा है, इसको अभी हमें कवर करना है। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, इसको अभी कवर करना है। साथ ही साथ उसके साथ में वो क्वेश्चन भी नोट करो। देन उसको पढ़ने के बाद देन अगेन वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देन चेक करो कि अब वो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। स्कोर को बूस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। तो भाई जो आपकी एग्जाम डेट जो है अभी पोस्टपोन्ड की गई है, स्थगित की गई है, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है प्यारे साथियों। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा थंबनेल में लिख रखा है एग्जाम कैंसिल, एग्जाम कैंसिल, एग्जाम कैंसिल। एग्जाम कैंसिल अलग बात है, एग्जाम पोस्टपोन्ड अलग बात है। अभी सिर्फ डेट को पोस्टपोन्ड किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। कल ये खबर फैली थी पूरे अपने जो है क्या बोलते हैं एडटेक में, पूरे में खबर फैली हुई है, वायरल हुई है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब तो जो होना था सो हो गया है ना। तो अब आपको क्या, अब टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, अपनी तैयारियों को एक नए सिरे से शुरू कर दो, है ना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो प्रैक्टिस मत छोड़ो। डेली 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग को देते रहो। जीके जीएस तो आप बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वैसे भी पढ़ ही रहे होंगे, तो उसको भी एक प्रॉपर टाइम देते हुए चलो। तैयारियों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम अब कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अभी यहाँ पर एक न्यूज और आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप
मतलब इतना ज्यादा टेंशन में है कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। वैसे तो मैंने आपको ढेर सारे रास्ते दिखा दिए, बट जब आप हमारे स्टडी आईक्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको एईडीओ एग्जाम का जो है, जैसे कि अभी आपने शुरू, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम डेट एक्सटेंड, जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड की गई थी उसमें कुछ लोगों ने फॉर्म फिल किया था, और जो एक्सटेंडेड डेट आई थी वहीं से मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्लिक कर रहा था कि अगर डेट एक्सटेंड हुई है तो डेफिनेटली एग्जाम आगे तक जाएगा, जनवरी में तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा था अंदर से इंट्यूशन। बट चलिए कोई बात नहीं, जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस ये अपने दिमाग में माइंडसेट लेके चलना है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे ही हम बिहार पर आएंगे तो सबसे पहले तो आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर फाउंडेशन बैचेस में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को टारगेट किया जाता है। अभी आपकी जो है सेल लगी हुई है, और इस सेल की वजह से ये बैचेस जो हैं आपको बहुत ही लो प्राइस पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, हमारा कोल्ड बैच आपको 17,998 रुपये में, और प्लेटिनम बैच जो है 29,998 रुपये में जो है दिखा रहा है। बट जैसे ही आप यहाँ से बाय नाउ पर जाकर कूपन कोड अप्लाई करते हैं ANULIVE, ANULIVE, तो उस कूपन कोड को अप्लाई करने से आपके प्राइजेस ड्रॉप हो जाएंगे, और ये बैचेस जो हैं, ये जो अपने कोर्सेज है, ये और भी लोअर प्राइजेस में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो बैच कौन सा आपको परचेज करना है इसके रिगार्डिंग क्वेरी है, या फिर आपको बैचेस के प्राइजेस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है कि बैच के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ईएमआईज भी अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। XYZ आपके मन में आपके बैचेस को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अभी के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट जो है क्या हुई है, आगे बढ़ी है, तो इस हिसाब से आपके लिए अगर मैं बात करूं, हमारा जो बीपीएससी एईडीओ का कोर्स था, इसमें एक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए थी, टेस्ट सीरीज भी है हमारी अलग से जो है लॉन्च की गई है, तो यहाँ पर भी इंक्लूडेड थी। फिलहाल यहाँ पर जो है 4,998 हमारे बीपीएससी लाइव बैच 3 का रेट दिखा रहा है, बट जैसे ही आप कूपन कोड लगाएंगे प्राइजेस ड्रॉप हो जाएंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया है आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके इस बैच के रिगार्डिंग भी सभी क्वेरीज अपनी दूर कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच में आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होके मिलेगी। तो अगर अब आप अपनी तैयारियों को बिल्कुल सटीक दिशा में, सटीक मार्गदर्शन के साथ सफलता तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन आवर बीपीएससी एईडीओ लाइव बैच 3। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं आपको फीचर्स मिलेंगे, आप लोग यहाँ पर वेबसाइट पर विजिट करके सभी चीज़ें जान सकते हैं। अगर आपको यहाँ से समझने में दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ, आपसे मिलते हैं आपके रीजनिंग के सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।